मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये चीज चल रही थी। ये जो गाना है ये 1970 1980s के टाइम का गाना है राज कपूर जी का। और राज कपूर जी उस समय रशिया में मतलब यूएसएसआर में फेमस थे, बहुत फेमस थे। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। आज जुम्मा है, जुम्मे के वादा है। तो इंडिया और रशिया का रिलेशन, रशिया की बात, इंडिया और रशिया और इंडिया और यूएसएसआर मतलब अगर 1991 के पहले की बात करेंगे तो अपन कहेंगे इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद अगर हम बात करेंगे तो किससे हो जाएगा? इंडिया का मेनली रिलेशनशिप जो रहेगा वो रशिया के साथ रहेगा, क्योंकि 1991 के बाद जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ उसके बाद रशिया ही एकमात्र बड़ी कंट्री थी, बिग कंट्री थी, मिलिट्री पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, जिसके कारण रशिया का इंपोर्टेंस सिंपल सी बात है ज्यादा रहेगा अदर कंट्रीज के अपेक्षा। और उसमें एक डिसइंटीग्रेशन के पहले एक कंट्री था उज्बेक, जिसकी कैपिटल है ताशकंद। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। ताशकंद समझौता है ना, ताशकंद ट्रीटी आपको सबको पता होगा, तो अपन इसको पढ़ेंगे। ताशकंद में कहते हैं कि राज कपूर जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत फेमस थे ये लोग। इन लोगों की जो पायरेट्स मूवी है, पायरेट्स गाने हैं, वो चलते थे। वो मेरा जूता है जापानी, मतलब देख रहे हो, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी किसकी? रूस की, और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात कर रहे थे। तो उस टाइम मतलब 70-80s के टाइम अगर मूवीज में गाना चल रहा है कि लाल टोपी, मतलब सिंपल सा अर्थ है इसका, मीनिंग है कि इंडिया के रिलेशनशिप का रशिया से रिलेशनशिप काफी अच्छा हो गया था 1970 के बाद, ठीक है ना। और अपन आज रिलेशन इंडिया और रशिया और यूएसएसआर के साथ पढ़ रहे हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे थे अपनी क्लास ऑफिशियली। हाँ, और आपका एडुफन बाबा क्लासेस में बहुत वेलकम है, बहुत हार्टली वेलकम है। चलो ठीक है। इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप, तो अपन इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना है पहले 1947 से लेकर 1971 आफ्टर द इंडिपेंडेंट 1991 तक। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद हम फर्स्ट टू फेज में पढ़ेंगे इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप। फर्स्ट फेज ये हो गया। सेकंड फेज में पढ़ेंगे हम 1991 से लेकर 2020 तक। अभी व्लादिमीर पुतिन साहब और नरेंद्र मोदी साहब की जोड़ी तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन की जोड़ी? जवाहरलाल नेहरू, वहां पे ख्रुश्चेव रहेंगे, फिर उसके बाद और भी आएंगे, और भी लीडर आते जाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कौन चलेगा? अपना व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इनके रिलेशन अपन को पढ़ना है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन फर्स्ट पेज में 1947 से 1971 तक। अब चूंकि अपन 90, तो यहां पे हम अपना रिलेशन जो पढ़ रहे हैं अपन 1947 से लेकर 91 तक का मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे रशिया नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? यूएसएसआर। आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अपन लिखेंगे यूएसएसआर के साथ रिलेशन। तो जब अपन इसका रिलेशन पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू जी। तो नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है, वो अब एक अपने देश का रिलेशन अदर देशों के साथ कैसे रखते थे, तो अपन नेहरू की पॉलिसी को समझेंगे पहले हम। तो नेहरू जो थे, इनका जो इन पर जो इफेक्ट माना जाता है वो सोशलिज्म मतलब समाजवाद मैं हिंदी में हिंदी में भी बोलता चलूंगा, क्योंकि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो कह रहे थे सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी बताते चलिए, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करूंगा। समाजवाद, ठीक है ना। तो नेहरू जी का जो झुकाव था सोशलिज्म की तरफ था, और चूंकि उस समय रशिया में कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म जो सोशलिज्म है वो कम्युनिज्म का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि नेहरू जी का झुकाव रशिया की तरफ उस समय था, ठीक है। सोशलिज्म उस समय कहां पे था? यूएसएसआर में था।
अब चूंकि उस समय 1962 में हमारा वॉर हुआ था किसके साथ? चाइना के साथ। ठीक है, उस समय जो रशिया ने भारत की कुछ ज्यादा हेल्प करने के लिए कुछ हेल्प नहीं की थी, मतलब ज्यादा कुछ हेल्प नहीं की थी। ठीक है, तो हम 1962 के वॉर में हम हार गए थे, आपको हमें पता है 1962 के वॉर में हार गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? तो उसके साथ थोड़ा सा मैं चाइना का एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहा आपको कि मैं बताऊं कि हमने चाइना के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिसे कहता है पंचशील समझौता। ठीक है ना, पंचशील ट्रीटी साइन की थी। उसमें कहा गया था कि इंडिया चाइना के बीच में, लेकिन चाइना ने उसका वायलेशन किया पंचशील ट्रीटी का, और 1962 में वॉर हुआ। पंचशील ट्रीटी में क्या कहा गया था? फर्स्ट चीज कही थी कि हम एक दूसरे की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एक दूसरे की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी की क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, और ना तो हम उनकी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, ना वो कोई हमारे मामले में आंतरिक हस्तक्षेप करेंगे। हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। ये सब चीज पंचशील में कही गई थी, लेकिन पंचशील समझौते का वायलेशन करते हुए 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया के ऊपर अटैक किया। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि 1959 में, मतलब इंडिया चाइना वॉर के पहले, जब पंचशील का जो समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी, उसमें अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने मान लिया था कि जो तिब्बत है वो पाकिस्तान का भाग है, और ये इनकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ठीक है, अभी भी मानते हैं अपन कि वो उन्होंने गलत किया था कि वो तिब्बत जो है पाकिस्तान का भाग है। ये बफर जोन था। बफर जोन मतलब बफर जोन एक बहुत अच्छा वर्ड है ये, बफर स्टेट। इसके बारे में समझो, बफर स्टेट क्या होता है? जैसे कि मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये चाइना है, इसके बीच के दो नेबरिंग कंट्री और अपोनेंट कंट्री के बीच में जो एक स्टेट है, जो एक अन्य स्टेट है, इसको कहा जाता है बफर स्टेट। जो इन दोनों की बॉर्डर है, इन दोनों की फिजिकल जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स हैं, इनको क्या करने का काम करे? सेपरेट काम करने का काम करे। तो ये काम कौन करता था? तिब्बत करता था ये काम। तो तिब्बत जो था हमारे लिए बफर स्टेट था, और ये बहुत अच्छा था हमारे लिए। तिब्बत बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी इंडिया चाइना की बॉर्डर पास में होती नहीं तो कन्फ्लिक्ट होने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और ये ब्रिटिशर्स ने इसको हमेशा मेंटेन करने की कोशिश की है कि तिब्बत पर चाइना का कभी वो ना हो, अधिकार ना हो। लेकिन नेहरू जी की थोड़ी सी अति उदारवादिता, एक्स्ट्रा लिबरलिज्म के कारण और तिब्बत को चाइना को दे दिया गया, और हमने पंचशील ट्रीटी साइन की, और हमने माना कि चाइना एक सुपर पावर है। चाइना को एक सुपर पावर की तरह हमने ट्रीट किया, और हमने उसको यूएन की परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट किया, और हमारे सपोर्ट के कारण उसका परमानेंट काउंसिल में उसको मेंबरशिप मिल गई। तो ये सब क्यों कर रहे थे नेहरू? कि चाइना हम पर कभी आक्रमण ना करे, हमारे ऊपर अटैक ना करे। लेकिन हुआ इसकी हमेशा अपोजिट, और यही अपोजिट अभी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कोशिश की कि इंडिया चाइना के रिलेशन साथ में रहे। तमिलनाडु में जाके बैठ के चाय भी पी, सब कुछ किया, झूला भी झूला साथ में। ठीक है, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? डोकलाम विवाद हुआ 2017 में, 16-17 में। ठीक है, और उसके बाद 2020 में लद्दाख में देख रहे हैं आप क्या हालत है। तो ये अपन कह सकते हैं कि चाइना हमारा एक सच्चा मित्र कभी ना हुआ था, ना कभी हो सकता है। हिस्ट्री से हमें ये चीज सीखनी चाहिए। तो ये बफर स्टेट हो गया। तो ये बफर स्टेट का इंपोर्टेंस समझ गए, इसलिए वो बफर स्टेट तिब्बत बहुत इंपोर्टेंट था। लेकिन हमने तिब्बत किसको कह दिया कि ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। अब तिब्बत जो चाइना का पार्ट हमने ऑफिशियली कह दिया, चाइना ने क्या किया? अपनी आर्मी तिब्बत में भेजी। तिब्बत का एक खुद का अपना सिस्टम था, वहां की गवर्नमेंट थी। ठीक है, उसने उस गवर्नमेंट में इंटरवीन करके तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और वहां के लोगों को बहुत मारा पीटा। अब वहां पे जो बौद्ध धर्म के गुरु थे दलाई लामा, कौन थे? दलाई लामा। अब दलाई लामा वहां से 1959 में भागे, और वो इंडिया के अंदर सिक्किम से, उधर से होते हुए नेपाल, सिक्किम से होते हुए इंडिया में आ गए। ठीक है, तो इंडिया में नेहरू जी ने क्या कहा? उनको शरण दे दी। अब चूंकि वो तिब्बत से भागकर आए थे, तो
चाइना हमेशा कोशिश करता है कि वो दलाई लामा उनके अंडर में रहे, उनके 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 जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते हैं। और इंडिया ने मतलब उनके शत्रु को इंडिया ने शरण दी। तो सिंपल सी बात है कि भारत की जो मित्रता है वो खटास में आएगी, और हमारी मित्रता 1962 में हमारा चाइना का वॉर हुआ। तो एक रीजन हम थोड़ा सा हल्का फुल्का, ऐसा मेन रीजन नहीं था, हल्का फुल्का मान लेते कि हमने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा जी को अपने यहाँ शरण दी, तो चाइना उससे खुश नहीं था। लेकिन ये हमारा अधिकार है कि हम किसी को भी शरण दें, इससे चाइना को, क्योंकि हम भी एक सॉवरेन कंट्री हैं। ठीक है, तो 1962 का ये इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, अपन हार गए, ये सब चीजें चलती रही। अब आते हैं इंडिया और रशिया की मेन चीज पे। 1965 ये वही दिन था जब चूंकि हम 1962 में चाइना से हार गए थे, तो पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, पाकिस्तान के अंदर मतलब फूला नहीं समा रहा, अरे अब तो भारत बहुत कमजोर हो गया, इसको हरा देंगे। 1965 का दिन आया। कौन थे? प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने कहा जय जवान जय किसान, और हमारी सीमा, हमारे सैनिक, वीर सैनिक पाकिस्तान में चढ़कर लाहौर में झंडा फहरा के आ गए। ठीक है, तो मतलब 1965 की वॉर में हमने पाकिस्तान को हरा दिया, पाक को हमने हराया 1965 में। और 1966 में बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई, वो क्या था? ट्रीटी ऑफ ताशकंद। ट्रीटी ऑफ ताशकंद। अब जो ताशकंद है, इसको अगर आप मैप में देखोगे तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। आपको मैप यहाँ पे दिख रहा होगा मैप, लेकिन आप अपने खुद के जो मैप है जिसमें आप एटलस है उसमें देखते हैं, उसमें ताशकंद को देखें, और ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है उसको, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें और आसपास की कंट्री देखें। ठीक है ना, क्योंकि जब आप चीजों को अपने खुद के मैप में देखते हैं, एटलस में, तो आपकी वो मेमोरी में वो चीजें फीड होती जाती हैं, और आप जब भी एग्जाम देते हैं वो अचानक से आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहती है, तो आपको वो चीजें याद आ जाती हैं। इसलिए हमेशा अपना खुद का मैप देखिए। ठीक है, इसको जरूर देखिए। ताशकंद, उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है ताशकंद, इसको मैप में देखिए आप। ठीक है, तो 1966 में एक ट्रीटी ऑफ ताशकंद हुआ था, जो किसकी हेल्प से हुआ था? यूएसएसआर की हेल्प से ही। ठीक है, और हमसे कहा जाता है कि हमने 1965 के युद्ध में जो जीता वो ताशकंद में जाके टेबल पे गवा दिया, और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत भी हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है ना, तो वो उसके जो डिस्प्यूट है, जो झगड़े हैं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, अपन सीधे बात करते हैं। तो यूएसएसआर की हेल्प से कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ ताशकंद हुई थी। ठीक है, और इसके बाद 1965 हो गया। अब आ जाओ 1971। यहां फिर से पाकिस्तान, पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान को, फिर से बोला, इंडिया को दहाड़ के बोला कि नहीं हम तुमसे लड़ेंगे। तो पाकिस्तान का आजा भाई लड़ ले, हम क्या करें। तो इस बार हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए। दो फाड़ कैसे? एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका नया नाम हो गया बांग्लादेश। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंट्री इज बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश का फॉर्मेशन क्या है। देखो मैं हमेशा इस चीज को क्रिटिसाइज करता हूं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, और आपको भी करना चाहिए। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंदिरा गांधी की सूझबूझ के कारण ही आज पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। पाकिस्तान कभी भी ये दर्द को भुला नहीं पाएगा जिंदगी भर अपनी, उसके दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बन गया और दूसरा नया देश बन गया बांग्लादेश। ठीक है, और ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर इधर भी पाकिस्तान भी रहता, ईस्ट में भी रहता, वेस्ट में भी रहता, तो हमेशा मिलिट्री जो डिस्प्यूट होते रहते, जैसे अपने कश्मीर में डिस्प्यूट होता रहता, वैसे ही बांग्लादेश साइड होता रहता, तो ये हमारे लिए बेनिफिट था। ठीक है, और बांग्लादेश के दो टुकड़े हुए 1971 में, और 1972 में एक ट्रीटी हुई जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ शिमला।
शिमला समझौता, हिंदी में बोलते हैं शिमला समझौता, ठीक है, ट्रीटी ऑफ शिमला। अब इस शिमला की ट्रीटी में भी किसने इंपॉर्टेंस था, यूएसएसआर की हेल्प से ही हुई थी ये, ठीक है। और 1961 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी जो मैं आपको बताना भूल गया, और वो सबसे जिसके कारण हम 1971 का वॉर जीतने में बहुत आसानी हुई थी, वो थी भारत चाइना की मित्रता संधि, फ्रेंडशिप ट्रीटी। इंडिया चाइना ने यूएसएसआर की एक ट्रीटी साइन की हुई थी जिसको कहा जाता है मित्रता संधि। इसमें क्या कहा गया था ट्रीटी में, इस ट्रीटी में कि अगर भारत पे कोई आक्रमण करता है तो कौन हेल्प करेगा, यूएसएसआर हेल्प करेगा। अगर यूएसएसआर पे कोई अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो भारत हेल्प करेगा। रियलिटी में ये था कि यूएसएसआर को किसी की जरूरत नहीं थी, हमको जरूरत थी, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री थी वो लगातार हमको आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस ट्रीटी ने 1971 की ट्रीटी ने उन सभी आंख दिखाने वालों की आंख फोड़ दी, ठीक है ना। मतलब अब वो समझ गए हैं कि अगर हम इसके ऊपर हमला करेंगे तो मतलब रशिया के यूएसएसआर के ऊपर हमला कर रहे हैं। और उस समय वो एक वर्ल्ड पावर था, अमेरिका और रशिया, दो ही वर्ल्ड पावर थे, तो वो एक वर्ल्ड पावर था। तो जब 1961 का वॉर हो रहा था, जब बांग्लादेश में बंग भंग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो वहां के जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हेल्प किसने की थी, अपनी आर्मी ने की थी, इंदिरा गांधी जी ने उसको हेल्प करवाई थी। और पाकिस्तान के सैनिक लगभग 20,000 सैनिक, 20,000 समथिंग, डाटा में एग्जैक्ट नहीं याद है मुझे, तो उतने सारे सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। वो स्टोरी वहां की थी। लेकिन जब 1971 में अपना वॉर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो वो ईस्ट में अकेला नहीं चल रहा था, वेस्ट में, गुजरात में भी, उधर जम्मू कश्मीर में भी वहां पे पाकिस्तान अटैक कर रहा था। तो वहां पे हमने डिफेंड किया था और उसको हरा भी दिया था, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन 1971 में जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वहां पे अमेरिका का एक जंगी बेड़ा आ गया था। किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ अमेरिका का जंगी बेड़ा आ गया था। तब यूएसएसआर ने कहा था, सुन अमेरिका वालों भाई लोग, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल जो है वो कोई खेलने की जगह नहीं है जो आप कहीं भी आ गए। मतलब उसने भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी थी, ठीक है। तो अमेरिका का जंगी बेड़ा वापस चला गया, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आया था, लेकिन यूएसएसआर की हेल्प से उसको भी हम डिफेंड कर सके। तो इस ट्रीटी का कितना इंपॉर्टेंस है, तो इस रिलेशन का, इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है। गीत संगीत के मामले में भी कह सकते हैं, और जब लड़ाई होती है उसके मामले में भी कह सकते हैं। हर मामले में हम बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी जो प्रेजेंट में है वो सिनेरियो में आगे बताऊंगा आपको कि क्या चेंज हो रहा है वो सिनेरियो, ठीक है। तो 1972 तक ये हो गया अपना इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशनशिप, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं, रिलेशन बस ज्यादा मत सोचना, रिलेशनशिप बना दो वरना रिलेशन को। अब हम यूएसआर से फिर से इसको रशिया कर देते हैं, क्योंकि अब हम चलेंगे 1991 के बाद 2020 तक, ठीक है। अपन रशिया के बारे में पढ़ेंगे। इसको मैं जरा और अच्छे से रब कर दूं। अब आप जरा मैप में रशिया को देखिए, उसकी लोकेशंस को देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे लोकेशन को देखिए। और इधर पे बाल्टिक ओशियन देखिए, बाल्टिक कंट्रीज के लिए लातविया, लिथुआना, ऑस्ट्रिया और ये यहाँ के जो जितने भी नेबरिंग कंट्री है उसको बड़े ध्यान से मैप में देखिए, ठीक है। देख लेना, मतलब मेरा काम में अभी आप पढ़ लो फिर देख लेना। तो इंडो रशिया रिलेशन, अब अपन को पढ़ना है मेन चीज कि हमारे रिलेशन जो है वो किस तरह से हैं। तो सबसे पहला है हमारा रिलेशन जो है वो है इकोनॉमिक रिलेशन देखेंगे हम, इंडिया और रशिया का इकोनॉमिक रिलेशन क्या है। दूसरा देखेंगे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक संबंध क्या है हमारे,
मतलब ट्रेड कैसा हो रहा है, ये सब देखेंगे। इसमें पॉलिटिकल रिलेशन देखेंगे, और थर्ड है हमारा मिलिट्री रिलेशन, और नंबर एक फोर्थ और है जिसको हम कह सकते हैं कल्चरल रिलेशन। ठीक है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चरल। देखो जब चीज आप कोई भी चीज का आंसर लिखते हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप पर लिखी, तो आप सीधा मत लिख दो कि इंडिया का ऐसा ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा। उसको पॉइंट में डिवाइड करो, बढ़िया फ्लो चार्ट बनाओ, तो क्या एग्जामिनर हमेशा खुश हो जाता है इस चीज को देखकर कि देखो कितना सिस्टमेटिक लिखा है, इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन और कल्चरल रिलेशन। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो किस पे बेस्ड है? ट्रस्ट प्लस कॉमन इंटरेस्ट, ट्रस्ट प्लस कॉमन इंटरेस्ट। इंडिया और रशिया का रिलेशन जब भी आप जो आंसर लिखेंगे तो इंडिया एंड रशिया रिलेशन इज बेस्ड ऑन अ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। एक दूसरे का हमारे ऊपर विश्वास है, हम रशिया के ऊपर विश्वास करते हैं और रशिया हमारे ऊपर विश्वास करता है, जैसे हमने 1971 की ट्रीटी में देख लिया है। ठीक है, तो हमारा ट्रस्ट का भी रिलेशनशिप है, रिलेशन है। ठीक है, ट्रस्ट का भी रिलेशन है और कॉमन इंटरेस्ट का। अब कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे कि हमें हमेशा उससे जरूरत पड़ती है, उसके वेपन्स की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियर वॉरहेड की जरूरत पड़ती है, आर्सेनल्स की जरूरत पड़ती है, उसकी जो टेक्निकल एड्स है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी हमें जरूरत पड़ती है। और उसको जरूरत किस चीज की पड़ती है? मार्केट की। उसके वेपन्स को जाके बेचोगे कहाँ? जब बेचोगे तभी तो पैसा मिलेगा। तो यूएसआर कहाँ बेच देता है? भारत को बेच देता है, तो भारत से उसको इनकम प्राप्त हो जाती है। तो हमारा रिलेशनशिप कैसे कह सकते हैं हम कि ट्रस्ट पर बेस है और कॉमन इंटरेस्ट है। हमारे इंटरेस्ट भी क्या है? हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हमेशा। ठीक है, और हमारे कश्मीर जो मामले में है वो हमें हमेशा हमारी हेल्प करता है यूएन में। ठीक, क्योंकि वो परमानेंट मेंबर है यूएन का, तो वो हमारी वीडियो करके हमारी हेल्प करता रहता है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट है। और एक और चीज कह सकते हैं अपन इसको कि ये हमारा रिलेशन जो है मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब इसकी जो बहुआयामी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी, आप लिख सकते हो, लिखना हो तो लिख लेना, बहुआयामी रिलेशन है हमारे। तो आप ये जो वर्ड है मल्टी डायमेंशनल, ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, अगर ये चीज आप अपनी आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो आपको ज्यादा वेटेज मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हमारे मल्टी डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन में नहीं है कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बस है हमारे। देखो किसी के साथ अच्छा, जैसे अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में अपन कहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम ये नहीं कहते कि फिजिकल रिलेशन में अच्छा है, आपका इंटेलेक्चुअल रिलेशन अच्छा है, आपका बिहेवियरल रिलेशनशिप अच्छा है, आप एक दूसरे की बातों को समझते हो, आप एक दूसरे से प्यार करते हो, तो डिफरेंट डायमेंशन जो है वो सारे फुलफिल कर रहे हैं, तब अपन कहते हैं परफेक्ट जोड़ी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की परफेक्ट जोड़ी है। ऐसी इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है कि जब इतने सारे जो कैरेक्टर मिलते हैं तब अपन कह सकते हैं कि हमारा जो है रिलेशन जो मल्टी डायमेंशनल है वो बेस्ट है, एक दूसरे के इंटरेस्ट पर है। तो ऐसे रिलेशन भारत और चाइना का है, सॉरी भारत और चाइना नहीं, भारत और रशिया का है। ठीक है, और एक अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा आपको कि भारत और इंडिया और इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो भी कॉमन इंटरेस्ट पे है। तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आईआर में कि इंडिया और इजराइल जो है इनका रिलेशन हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, कभी पीछे की तरफ नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब जो भी रिलेशन जो है इंटरनेशनल में सिस्टम में वो इंटरडिपेंडेंस पे रहते हैं, मतलब प्रैक्टिकली रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दे रहे, तो वहां पे कोई इंटरनेशनल ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं कि हम तुम्हारा भले करने के लिए, तुम्हारा अच्छा करने के लिए हम तुम्हारे देश में पैसे भेजेंगे या कुछ तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब किसी भी कंट्री से फायदा होता है तभी उसके साथ वो रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो इंडिया और इजराइल का रिलेशन भी इसी चीज पे बेस्ड है। से इंडिया के लिए हमेशा क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके पास वेपन की अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसके पास हर चीज में वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो क्या है? अग्रणी है। और उसको क्या चाहिए कि उसको मार्केट चाहिए,
कि वो अपने जो वेपन्स बनाएगा उसको बेचेगा कहाँ, अपनी टेक्नोलॉजी को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, को किस देश को बेचेगा जिससे उसको पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात है, उसकी इकोनॉमी जनरेट करेगा वो अपनी। तो वो हमारे यहाँ के हमारे मार्केट का यूज करता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकंड पॉपुलेशन है और 1950 तक अगर आपका योगदान रहा, आपका और हमारा, तो वो फर्स्ट पे भी आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि योगदान ना दे। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब बच्चों को गोद भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे पैदा करो। एक अच्छा थॉट है कि आप जरूरी नहीं कि पैदा करो, आप किसी के बच्चों को गोद भी ले सकते हैं जो खाना नहीं, जिनके पास खाना नहीं है, कुपोषण से बच्चे की डेथ हो, इससे अच्छा है कि आप उनको गोद ले लें। ठीक है, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। चलो वो आपके ऊपर है। फिर तो बात करते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन में जो है टेक्नोलॉजी प्लस एड, जितनी भी टेक्नोलॉजी है एड है कहां पे, भिलाई, भिलाई, बोकारो स्टील प्लांट, जो हमारे स्टील प्लांट हैं जिन्हें हमारी इंडस्ट्री के बेसिक माने जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, स्टील प्लांट्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इन सब में जो टेक्नोलॉजी है वो किसने दी थी हमें, रशिया ने दी थी। रशिया की हेल्प से हमारे अंदर भिलाई, बोकारो ये स्टील प्लांट एस्टेब्लिश हो पाए हैं। और भेल, BHAL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी भी जो स्थापना है इसमें भी रशिया ने टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजी में हमारी काफी हेल्प की थी। ठीक है, और इसके साथ ही जब LPG आपने सुना है, LPG में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल नहीं कह रहा, 1991 का क्या गलत लिख दिया मैंने, 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जब हमने ओपन मार्केट किया 1991 के बाद तब तो हमें फॉरेन, क्योंकि हमारा 99 के पहले फॉरेन रिजर्व जो रेशियो रिजर्व था, वो फॉरेन कंट्रीज के जो रिजर्व था, करेंसी का रिजर्व जो था बिल्कुल कम हो गया था, बहुत कम बचा था। तो हम अगर हमें कोई चीज खरीदनी है अदर कंट्री से तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है। मतलब अगर US डॉलर है, US डॉलर में अपन कुछ चीज ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें US डॉलर करेंसी में मार्केटिंग करनी पड़ती है, मतलब व्यापार करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन जब 1991 के पहले, चूंकि हमारे यहाँ पे जो फॉरेन रिजर्व था वो बहुत कम हो गया था, ठीक है, तो उस टाइम हमसे कोई ट्रेड ही नहीं करना चाह रहा था। तब उस टाइम एकमात्र कंट्री था रशिया जिसने हमारी करेंसी में, मतलब इंडियन रूपी करेंसी में एक्सेप्ट किया था क्या, ट्रेड, कि आप कोई बात नहीं, आपके पास कोई फॉरेन रिजर्व नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी खुद की करेंसी में हमसे ट्रेड कीजिए, हम आपकी करेंसी में एक्सेप्ट करते हैं। ये एकमात्र कंट्री था। तो अपन इकोनॉमिक रिलेशन अपन कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक चीज लिख लेना, करेंसी में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया इकोनॉमिक, इसको मैं रब कर दूं। सेकंड आ जाएंगे पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल रिलेशन में क्या होगा, सबसे पहले कश्मीर इशू पर ये हमारी हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, और SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO का सदस्य कौन कौन है, इंडिया भी है और रशिया भी है, SCO चाइना भी है, और ये सब क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्रिहेंस करके IMF और वर्ल्ड बैंक में सुधार की बात करते हैं कि हमारा जो प्रेफरेंस है डेवलपिंग कंट्रीज का, उनका भी इंपॉर्टेंस IMF और वर्ल्ड बैंक में होना चाहिए, और इसके सुधार की बात करते हैं। तो SCO हो गया। ठीक है, नंबर थर्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी। नंबर फोर्थ टेररिज्म, एंटी टेररिज्म,
टेररिज्म में हमारी हेल्प करता है, मतलब आतंकवाद को फैलने से रोकने के लिए, हमारे कंट्री में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए भी ये हेल्प करता है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी जो है कलेक्टिव है, मतलब 1971 के बाद, हालांकि वो बाद में अपन ने चेंज कर दी थी, लेकिन 1971 में हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी थी। मतलब क्या था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या थे, पॉलिटिकल रिलेशन। और उसके बाद एक चीज और है, हाँ एक चीज मैं भूल गया, 2001 में हमने एक 80 बायलैटरल एग्रीमेंट किए थे, बायलैटरल एग्रीमेंट, 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल मतलब क्या होता है, दो लोगों के बीच का जो एग्रीमेंट है। 80 बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल रहा था। 80 जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर हमारे जो बायलैटरल एग्रीमेंट है वो ट्रेड से भी रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है और मिलिट्री से भी रिलेटेड है। और इन सब एग्रीमेंट की हेल्प से हम एक दूसरे देश की हेल्प करते रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड हो गया पॉलिटिकल हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड क्या है अपना, मिलिट्री। अब मिलिट्री में इसका इंपोर्टेंट कैसे है, एक सेकंड। मिलिट्री में मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मिसाइल टेक। मिसाइल टेक में जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है वो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर ही तैयार की है, ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसने हमारी हेल्प की थी। और इसकी जो हमारे सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट जो भेजा गया था वो रशिया की हेल्प से ही भेजा गया था, ठीक है। साइंस एंड मिलिट्री में है। और थर्ड अपन कह सकते हैं कि क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है, जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहाँ यूज होती है, स्पेस क्राफ्ट में होती है अपने, ठीक है। जो भी PSLV सुना होगा आपने, अभी भी GSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इन सब लॉन्चिंग व्हीकल्स में जो इंजन होता है उसका जो फ्यूल होता है वो क्रायोजेनिक इंजन, उसको जो इंजन होता है वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस होता है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे बेस होता है। और ये टेक्नोलॉजी किसने हेल्प करी थी हमारी, रशिया ने, मतलब रशिया और भारत ने मिलकर तैयार की थी, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा मिलिट्रिकल। और अगर प्रेजेंट टाइम में आए तो आपने बहुत सुना होगा, ये बहुत चर्चा में भी रहा है, S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल ये क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मिसाइल एयर से होते हुए, एरोस्पेस से होते हुए इंडिया के ऊपर अगर अटैक करेगी तो ये S-400 मिसाइल है, ये यहां से जाके उसको हवा में ही नष्ट कर देगी, मतलब इंडिया की लैंड पे उतरने से पहले ही उसको खत्म कर देगी। ये टेक्नोलॉजी कहलाती है S-400 मिसाइल, जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब एयर में जो भी कोई चीज अगर इन्वेजन हो रहा है, किसी भी मिसाइल का इन्वेजन हो रहा है, कोई भी अगर रॉकेट आ रहा है या कोई भी स्पेसक्राफ्ट आ रहा है तो उसको ये खत्म करने का काम एयर में ही खत्म कर देगी। ये सारा काम कौन कर सकता है, S-400 मिसाइल, जो हमने रशिया से खरीदी है, ठीक है। एक आ गई है, बाकी आनी है अभी। ये अपना मिलिट्रिकल हो गया। लास्ट बचा अपना कल्चरल।
कल्चरल, तो कल्चर के बारे में कहा जाता है कि हमने वैसे बताया था, राज कपूर हो गया, हमारी ये जो यहाँ की जो मूवीज हैं वहाँ पे बहुत चर्चा में रहती हैं, उसकी पायरेट्स कॉपी लोग चोरी हुई, मतलब चोरी से चुपके से जो कॉपी बिक जाती है ना मार्केट में, वो वाली कॉपी इसकी लोग मूवी बहुत देखते हैं। तो अपन कह सकते कल्चरल रिलेशन भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहा है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे यहाँ के लोग रशिया में जाते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो MBBS, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि वहाँ MBBS बहुत सस्ते में हो जाती है, तो आज भी बच्चे हमारे स्टूडेंट जो है वहाँ जाके MBBS करके आ जाते हैं सस्ते में, हमारे यहाँ पे महंगे में होती है, तो वहाँ जाके MBBS सस्ते में हो जाती है। और ये एक रीजन ये भी है कि वहाँ पे अगर कम रैंक भी आए तो चलेगा, यहाँ पे नीट में अच्छा खासा पढ़ाई करनी पड़ती है, वहाँ पे ऐसा नहीं है, कम में भी काम चल जाता है। तो मतलब कह सकते हैं कि हमारे रिलेशन जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर अब प्रेजेंट टाइम में बात करें, हम थोड़ा प्रेजेंट की बात करें, तो अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो हमारे और रशिया की रिलेशनशिप जो है थोड़ा से वो बात, मतलब चूंकि अब हमारे जो इंडिया जो है एक महाशक्ति सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। 1990 के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी में है बहुत चेंजेस आए, मतलब 90 के बाद हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक महत्वाकांक्षा है इंडिया की खुद की कि हम भी एक क्या बने, सुपर पावर बने। और सुपर पावर बनने के लिए आवश्यक है कि किसी की या तो हम हेल्प से बने या तो खुद बन जाएं। तो इस समय जो सुपर पावर कौन है, अमेरिका है। तो हमारा जो शिफ्ट है रिलेशन का जो शिफ्ट है वो रशिया की अपेक्षा अमेरिका से ज्यादा है। आज हमारा सबसे ज्यादा जो ट्रेड पार्टनर है, वह सबसे बड़ा जो बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो अमेरिका है। हम सबसे ज्यादा वेपन्स अमेरिका से खरीद रहे हैं, ठीक है। और हमारे उसके साथ बायलैटरल एग्रीमेंट भी हैं। और क्वाड जो अगर प्रेजेंट में बात करें, क्वाड है, जो क्वाड में कौन कौन से, इंडिया, ठीक है, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा अमेरिका। 4 देशों का 4 कंट्रीज का जो एक वो है अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं क्वाड, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, ठीक है ना। तो ये क्वाड जो है इसका फॉर्मेशन 2007 में हुआ था, ठीक है। और 2007 में और 8 में ऑस्ट्रेलिया ने एग्जिट मार दिया था। उसके बाद 2070 से फिर से एस्टेब्लिश हुआ और अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। क्योंकि इस समय चाइना जो है हमारा जो नेबरिंग कंट्री, वो हमें आंख दिखा रहा है कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। तो चूंकि भारत कभी नहीं चाहता था कि चाइना के ऊपर मतलब कंटेन करे, चाइना को कंटेन करना मतलब उसके चारों तरफ से घेरना। लेकिन इंडिया को चूंकि चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, पर्ल ऑफ सी जो पॉलिसी है उसकी, और CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इन सारी चीजों के माध्यम से चाइना लगातार भारत को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तब इस मामले में भारत का क्वाड के साथ रिलेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर भारत को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, अगर भारत और चाइना का वॉर होता है, लेकिन हालांकि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत को एक अपना बैक सपोर्ट तो रखना ही पड़ेगा। इसलिए भारत का जो रिलेशन है वो रूस की अपेक्षा अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि रूस की जो इकोनॉमी है ना, वो भी थोड़ी स्टैग्नेशन टाइप की है, बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है। रूस की इकोनॉमी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना जो है वहां से बहुत सारे मिनरल्स, ऑयल सब कुछ खरीदता है। अगर चाइना वहां से मिनरल्स ऑयल खरीदना बंद करे तो रूस की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो रूस जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो चाइना के खिलाफ ज्यादा कुछ कभी करेगा नहीं, ठीक है। तो अब जबकि इंडिया के अगेंस्ट जो है चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इंडिया को क्या चाहिए कि चाइना का अपोजिट मेंबर देखें, मतलब उसका अपोजिशन करने वाले। तो इस समय चाइना का सबसे ज्यादा प्रतिद्वंदी जो है अमेरिका है। तो भारत जो है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है। अब समझ में आया आपको कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक देश का दूसरे देश के साथ जाना और उसके साथ किसी दोस्त का दोस्ती करना और किसी से दुश्मनी करना, ये उस समय के परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो भारत का जो क्वाड में जो एक्टिव, अभी हमारे जयशंकर जी जापान गए थे, जापान में क्वाड की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है जापान में, चारों देश मिले। भारत उसका एक्टिव मेंबर कभी बनना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि चाइना की जो पॉलिसीज है भारत की तरफ एग्रेसिव पॉलिसी है, वो मजबूर कर रहा है कि भारत क्वाड की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी जिसके कारण इंटरनेशनल सिनेरियो कैसे चेंज होता है, तो परिस्थितियां के ऊपर डिपेंड करती हैं चीजें। और इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा ही ट्रस्ट
और कॉमन इंटरेस्ट पे बिलीव करता है। मेन चीज क्या होती है, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। क्वाड की जो चारों कंट्री है ना, उनका कॉमन इंटरेस्ट यही कि चाइना को कंटेन करना है, कि चाइना जापान को भी परेशान कर रहा है, चाइना ऑस्ट्रेलिया को भी परेशान कर रहा है, चाइना अमेरिका को भी परेशान कर रहा है, ठीक है, और आने इंडिया को कर रहा है। इसलिए चारों देश मिलकर चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है इंटरनेशनल रिलेशन, कि जब जब कोई देश किसी को आग दिखाएगा, या तो क्या होता है कि चाइना का इंडिया अकेले अपोज करे, लेकिन अगर इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है तो इंडिया क्या बनाएगा, गुट बनाएगा, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, तो उसमें क्वाड मेंबर बन गए, ठीक है। ऐसी नाटो बना था, वर्सो पैक्ट बना था, कोल्ड वॉर के टाइम बना पड़ा था। तो ये सब चीजें जो होती हैं एक संकेत होती हैं वॉर की तरफ, जहां जब जब गुट बनने लगते हैं ना, गुटबाजी होने लगती है, तो एक वॉर के संकेत देते। हालांकि अभी ऐसे इतनी बड़ी आगे सिचुएशन बड़ी नहीं है, लेकिन हालांकि अपन आगे देखेंगे भविष्य में होता क्या है। तब तक के आप बने रहिए। इंडिया और रशिया रिलेशन खत्म, इंडिया और रशिया रिलेशनशिप नहीं, रिलेशन खत्म, ठीक है। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे।